हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का दोस्त सुधीर रंजन। वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट एग्रो लाइफ के स्टॉक के बारे में और यहाँ पे हम लोग शाउट आउट देना चाहेंगे रूहुल अमीन लश्कर जी को। इन्होंने स्टॉक के बारे में रिक्वेस्ट किया था। ये वीडियो हमारा केमिकल स्टॉक एनालिसिस सीरीज का पार्ट है। अगर आपने पहले हमारे केमिकल स्टॉक्स का एनालिसिस नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं और हम आपको इनकरेज करेंगे कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। हम हमारे चैनल में बहुत ही डिटेल में स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं और हम जितना आसान भाषा में आपको एनालिसिस करके समझाते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और पहले देख लेते हैं कि बेस्ट एग्रो लाइफ का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि बेस्ट एग्रो लाइफ एक लीडिंग एग्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरर है और इंडिया के टॉप 15 एग्रोकेमिकल्स कंपनीज में से एक है। ये कंपनी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरर्स है टेक्निकल्स, फॉर्मुलेशंस, इंटरमीडिएट्स एंड पब्लिक हेल्थ प्रोडक्ट्स के। ये कंपनी 70 से ज़्यादा फॉर्मुलेशंस ऑफर करती है इन द फॉर्म ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। फिनेंशियल ईयर 23 के हिसाब से इनका 45% रेवेन्यू जेनरिक एग्रोकेमिकल से आया था और 55% रेवेन्यू हाइब्रिड एग्रोकेमिकल से आया था। और अगर हम जियोग्राफिकल वाइज रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो फिनेंशियल ईयर 22 के हिसाब से महाराष्ट्र से 20%, गुजरात से 13%, हरियाणा से 12%, मध्य प्रदेश से 11%, यूनाइटेड आंध्र से 10% और पंजाब से 8% रेवेन्यू आया था। तो इनका मेन जो बिजनेस है वो इन सारे स्टेट से ज़्यादा आता है। इस कंपनी के पास 67 फॉर्मुलेशंस और 130 टेक्निकल्स रजिस्टर्ड है जो ये बाहर एक्सपोर्ट करती है। कंपनी के मेन क्लाइंटेल में हम नाम देख सकते हैं यूपीएल, अडामा, सिंजेंटा एंड घारदा केमिकल्स का, जिसमें से यूपीएल तो आपको पता ही होगा, ये इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट केमिकल कंपनीज में से एक है। फिनेंशियल ईयर 22 के डेटा के हिसाब से इनका 40% रेवेन्यू दो क्लाइंट से आया था, जिनमें से एक है बेस्ट क्रॉप साइंस LLP जो इसी कंपनी से रिलेटेड है और इनसे इनका 10% रेवेन्यू आया था, और दूसरा है रवि क्रॉप साइंस जहां से इनका 30% रेवेन्यू आया था। किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा क्लाइंट कंसंट्रेशन होना सही नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर एक कंपनी से आपका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है और अगर वो कंपनी आपको ऑर्डर देना बंद कर दे तो आपके कंपनी के रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जो कि है गजरावला, ग्रेटर नोएडा और जम्मू एंड कश्मीर में, और इस कंपनी का 200 करोड़ का केपेक्स भी प्लान्ड है। फिनेंशियल ईयर 24 में इस कंपनी ने 99% स्टेक एक्वायर किया है कश्मीर केमिकल्स में। 2023 में इनके ऊपर एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रेड भी पड़ा था जो अभी कंक्लूडेड हो चुका है और इस रेड की वजह से कंपनी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया था। तो बिजनेस मॉडल तो हमने शॉर्ट में देख लिया, अभी स्टॉक का फंडामेंटल्स देख लेते हैं। करंट प्राइस चल रहा है 622, मार्केट कैप है 1470 करोड़, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 8.63, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 34.4%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 44.8%, डेट टू इक्विटी है 0.84 और PEG रेशियो है 0.05। तो PEG रेशियो के हिसाब से कंपनी बहुत ही अंडर वैल्यूड है। डेट कंपनी में थोड़ा बहुत है बट कंट्रोलेबल है। कंपनी का ROE और ROC बहुत ही बढ़िया है और प्राइस टू अर्निंग हमको लोअर साइड में देखने के लिए मिल रहा है। खास करके अगर हम कंपनी का मीडियन PE देखें वो है 15.2, तो कंपनी अपने मीडियन PE से अभी काफ़ी नीचे चल रही है और अगर स्टॉक PE अपने मीडियन PE पे वापस जाता है तो हमको करंट लेवल से ऑलमोस्ट 80% का गेन देखने के लिए मिल सकता है स्टॉक प्राइस में। अभी अगर हम स्टॉक का ग्रोथ देखें तो 3 साल का डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, पता नहीं क्यों, पर 5 साल का डेटा हम यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे EPS ग्रोथ हमको दिख रहा है 74.9% और सेल्स ग्रोथ दिख रहा है 63%। तो 5 साल के डेटा के हिसाब से कंपनी का ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है, बट हम क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट में इसके ग्रोथ को और बेहतर समझ पाएंगे। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में हम देख सकते हैं कि दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का सेल्स बहुत ही ज़्यादा डाउन आ चुका है। सितंबर क्वार्टर में जहाँ पे सेल्स था 811 करोड़, वहीं पे दिसंबर क्वार्टर में सेल्स आ चुका है 314 करोड़ पे। और अगर हम इसको दिसंबर 22 से भी कंपेयर करें तब भी सेल्स था 327 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ही हमको सेल्स डाउन देखने के लिए मिल रहा है। और इसके साथ साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है, जहाँ पे कभी कभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20%, 26% रहता है, वहीं पे कभी हमको ये 2.8% और करेंटली 5.92% में देखने के लिए मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इतना फ्लक्चुएशन हमको बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है।
सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नीचे आने की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस भी काफ़ी नीचे आ चुका है। जहाँ पे सितंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट था 95 करोड़ के आसपास, वहीं पे दिसंबर क्वार्टर में हो चुका है -6.61 करोड़। मतलब ये कंपनी दिसंबर क्वार्टर में ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ का घाटा की है। और ईपीएस जहाँ पे 40.12 था वो आ चुका है -2.8 पे। तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट बहुत ही खराब आया है। अभी अगर हम स्टॉक का ईयरली रिजल्ट देखें तो यहाँ पे हमको एवरी ईयर सेल्स में ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। नेट प्रॉफिट और ईपीएस भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, बट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में नेट प्रॉफिट और ईपीएस डाउन आ चुका है क्योंकि स्टॉक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% से 15% हो गया है। अभी अगर हम कंपनी का कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो 5 साल में सेल्स ग्रोथ है 63%, प्रॉफिट ग्रोथ है 157% और स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 73%। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ है 11%, प्रॉफिट ग्रोथ है -29% एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर है -38%। तो इस डेटा के हिसाब से तो स्टॉक प्राइस हमको अंडर वैल्यूड लग रहा है, बट अगर नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स में स्टॉक का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो स्टॉक प्राइस का यहाँ से बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स का स्टेक है 50.1%, एफआईएस का स्टेक है 8.77%, डीआईएस का स्टेक है 2.53% और पब्लिक का स्टेक है 38.6%। लास्ट 3 साल में प्रमोटर्स अपना स्टेक ऑलमोस्ट 10% बढ़ा चुके हैं। लास्ट 1 ईयर में एफआईएस का स्टेक ऑलमोस्ट 3% कम हुआ है, बट डीआईएस का स्टेक अभी स्टेबल है और पब्लिक का स्टेक भी काइंड ऑफ स्टेबल है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो चलता ही है। बट चिंता वाली बात यह है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जहाँ पे एक टाइम पे 3700 थे 3 साल पहले, वो करंटली हो चुका है 40,000 के आसपास। मतलब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लास्ट 3 साल में ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो चुके हैं, एक्चुअली 10 टाइम्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और स्टॉक में एक न्यूज़ ये भी है कि ये स्टॉक जिनकी वजह से ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, दैट इज़ मिस्टर आशीष कचोलिया जी, उन्होंने इस स्टॉक से मार्च क्वार्टर में ही एग्जिट ले लिया है। आशीष कचोलिया जी ने जून 22 क्वार्टर में शायद अपना एंट्री लिया था और तब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे 8,700 के आसपास। मतलब तब से लेकर अब तक नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स हो चुके हैं। और तब शायद स्टॉक प्राइस भी 1500 से 1700 के बीच में चल रहा था, जो कि अभी 600 के लेवल पे चल रहा है। तो इसीलिए कभी भी किसी का देख के या सुन के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा खुद समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। सोचिए, जो यहाँ पे आशीष कचोलिया जी का नाम सुन के इन्वेस्ट किए थे, उनका कैपिटल अभी ऑलमोस्ट 1/3 हो चुका है और अभी तो आशीष जी ने एग्जिट ले लिया है, तो वो लोग अभी क्या करेंगे? अगर आपने भी आशीष कचोलिया जी का नाम सुन के स्टॉक में एंट्री लिया था तो आप भी हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अभी स्टॉक में क्या करना चाहेंगे। अभी अगर हम स्टॉक का टेक्निकल चार्ट देखें तो डेली टाइम फ्रेम में हमको ये पैरेलल चैनल दिख सकता है, जिसका ब्रेकआउट भी यहाँ पे आ चुका है और इस चैनल के हिसाब से स्टॉक प्राइस जो है वो 947 तक जा सकता है। अगर आपको यहाँ पे ब्रेकआउट ठीक से नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने जो पैरेलल चैनल का रेजिस्टेंस लाइन है उसको तोड़ा है और उसके बाद से ये स्टॉक रेजिस्टेंस लाइन के आसपास ही घूम रहा है। तो अगर ये स्टॉक अपने टारगेट पे जाता है तो करंट लेवल से ऑलमोस्ट 50% का गेन देखने के लिए मिल सकता है। बट क्या ये पॉसिबल है? ये डिपेंड करेगा स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। अगर कुछ क्वार्टर्स में रिजल्ट अच्छा आता है तो स्टॉक प्राइस ऊपर जा सकता है। स्टॉक के वीकली टाइम फ्रेम में अभी कोई पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा है, बट स्टॉक के मंथली टाइम फ्रेम में हमको एक बहुत ही सुंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख सकता है, जिसका टारगेट भी ऑलमोस्ट आ ही चुका है। अगर फर्दर इस स्टॉक में कोई भी पैटर्न बनता है या कोई भी टारगेट निकल के आता है तो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और इसके अलावा हमको स्टॉक में किसी भी फंड हाउस का रिपोर्ट भी एक्टिव नहीं मिला। अगर आपको किसी भी फंड हाउस का कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन एक्टिव देखने के लिए मिलता है तो हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी अगर हम लोग कंक्लूजन पे आ जाए तो इस स्टॉक का फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छा है, बिजनेस मॉडल ठीक ठाक है, इंडिया के टॉप 15 एग्रोकेमिकल्स कंपनीज में से एक है, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, बट बहुत ख़राब भी नहीं है। बट हाँ, कंपनी में कुछ कुछ रिस्क है, जैसे कि इनके रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत ही कम क्लाइंट से आता है, तो क्लाइंट कंसल्टेशन की वजह से फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। स्टॉक का फंडामेंटल्स तो बहुत ही बढ़िया है, स्टॉक अंडर वैल्यूड भी दिख रहा है, बट प्रॉब्लम यह है कि दिसंबर क्वार्टर में रिजल्ट बहुत ही ख़राब आया था। तो अभी अगर आप हमसे पूछेंगे कि स्टॉक में क्या करना चाहिए, तो हम हमारा एग्जाम्पल देकर बताना चाहेंगे कि अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टेड होते, डजेंट मैटर प्रॉफिट में होते या लॉस में होते, शायद अभी स्टॉक को थोड़ा होल्ड करते। अगर किसी ने 1600-1700 के लेवल पे स्टॉक को खरीदा है तो उनको सजेस्ट करना भी बहुत ही मुश्किल है, बट अगर आपका बाइंग प्राइस करंट प्राइस के आसपास ही है, 20% ऊपर नीचे है, तो स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है।
अगर ये स्टॉक हमारे पास 1500-1700 लेवल से होता तो हम भी नहीं जानते कि स्टॉक में क्या करना चाहिए था, क्योंकि शायद हम उतना ऊपर स्टॉक लेते ही नहीं। और अगर अभी हम इस स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं होते तो करंटली एंट्री नहीं लेते, हम थोड़ा वेट करते और 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट देखते, फिर स्टॉक में एंट्री लेने का सोचते। हो सकता है कि Q4 का रिजल्ट अच्छा आए और स्टॉक प्राइस यहाँ से आगे बढ़ जाए, बट वो फिर भी थोड़ा सेफ होगा। बट अगर किसी का लॉन्ग टर्म का व्यू है, 3 साल का, 5 साल का, तो शायद ये स्टॉक अच्छा कर सकता है, क्योंकि स्टॉक में ग्रोथ अच्छा है। और अगर ये ग्रोथ मेंटेन रहता है तो ये स्टॉक इजीली एक मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि स्टॉक का मार्केट कैप भी बहुत ही कम है। बट अगर किसी को वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है तो उनको इस स्टॉक से एकदम दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो अगर आपको मन में शांति चाहिए तो इस स्टॉक से दूर ही रहना बेहतर है। तो आई होप आप लोगों को बेस्ट एग्रोलाइफ के बारे में पूरा समझ आ गया होगा, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि आपको हमारा बात मान के कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आपको अपना रिसर्च, अपना एनालिसिस खुद करना है और अपना डिसीजन खुद लेना है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक का, IPO का, म्यूचुअल फंड का, क्रिप्टो का, किसी का भी रिव्यू करें या फिर किसी टॉपिक को लेकर डिस्कस करें, तो हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई एम योर होस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का दोस्त सुधीर रंजन, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।